एक और क्षण जब देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को भावुक होते हुए देखा। गुजरात विधानसभा में नरेंद्र मोदी एकाएक भावुक हो गए और क्षण था वो जब उन्होंने कहा कि मुझसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नरेंद्र मोदी ने कई बातें कही, लेकिन एक क्षण ऐसा था जब वो भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू छलकने ही वाले थे। जैसे तैसे उन्होंने उस पर काबू पाया। ગુજરાત મોડેલ છે શું? આ ઘટના એ ગુજરાત મોડેલ, આ ઘટના પોતે જ ગુજરાત મોડેલ છે કે જ્યાં સૌ સાથે મળીને સારું કરવા માટેનું મંથન કરતા હોય છે, મનોમંથન કરતા હોય છે। આજે અહીંયા ગુજરાતના શ્રેષ્ઠીજનો પણ પ્રેક્ષક દીર્ઘામાં પધાર્યા છે। જ્યારે ગુજરાત એની સ્વર્ણિમ જયંતિ ઉજવતો હતો અને એ વખતે જે ઉમળકા અને ઉમંગથી આપણે બધા સાથે મળીને આ ગૃહની પરંપરામાં એક નવો અવસર ઉભો કર્યો હતો। બધા જ પૂર્વ અને વર્તમાન સૌ આપણે બધા અહીંયા એકત્ર આવ્યા હતા। એક ઐતિહાસિક પળ હતી। हिंदुस्ताननी लोकशाही परंपरा ने संवैधानिक संस्थाओं में आजनी आ घटना पण अने जेनो संपूर्ण यश विपक्ष ने जाए छे। हूँ मानु छूं कि आ बहुत मोटी घटना है। अने मान्य शंकरसिंहजी कहूं एम कि वजूभाईए सीट छोड़ी अने मारी यात्रा शुरू थई, तो ए पण और पछी जो धारासभ्य बन्यो। वजूभाई ने सीट छोड़ी और मेरी यात्रा शुरू हुई। और वजूभाई जब स्पीकर बने और कुछ बोल रहे थे विधानसभा के अंदर तो ठाके लगा के नरेंद्र मोदी हंस रहे थे। आखिर वो कौन सी बात थी? मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरी सहयोगी गोपी गांगर। गोपी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए नरेंद्र मोदी कह तो चुके हैं कि अब पीएमओ में गुजराती बोली जाएगी, खम्मम, ढोकला और खाकरा खाया जाएगा, लेकिन आज गुजराती भाषण में कुछ बोला वजूभाई वाला ने और नरेंद्र मोदी ठाके लगा के हंस रहे थे। वो क्या बात थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं निशान के वजूभाई वाला ने अपने जो अंदाज था उसी अंदाज में ये कहा कि पानी को जितना भी आप लाठी मारे अलग नहीं कर सकते हैं। तो साफ तौर पर उनका कहने का जो मकसद था वो शंकर सिंह वाघेला को लेकर था। शंकर सिंह वाघेला को उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह वाघेला दोनों की शुरुआत आरएसएस के साथ हुई है और दोनों ही आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे। और उसी को लेकर नरेंद्र मोदी ठाके लगा के हंस दिए कि पानी को चाहे कितना भी लाठी मारे पानी अलग नहीं हो सकता है। तो साफ तौर पर, सीधे तौर पर ये संकेत थे और कहीं ना कहीं ये बात जो है वो सामने आ रही है कि शंकर सिंह वाघेला हो सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी में शामिल हो या बीजेपी उन्हें अप्रोच करे कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। तो उस तरीके की ये बात हुई। हालांकि जिस अंदाज में आज शंकर सिंह वाघेला ने नरेंद्र मोदी पर, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से उन्होंने दो अर्थी शब्दों का इस्तेमाल किया और दोनों में ही वो एक और नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे तो दूसरी ओर ये कह रहे, ये ताने भी दे रहे थे। सीधे तौर पर हम कहेंगे कि शंकर सिंह वाघेला ने कहा दाऊद अफगानिस्तान में है, आप बहुत कहते थे तो अब पकड़िए उसे। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जितनी अपनी भाषणों में, अपनी स्पीच के अंदर जो बातें की थी, जिस तरीके से कांग्रेस पे हमला बोला था, उन्हीं चीजों को आज शंकर सिंह वाघेला ने मोदी को कहा कि आपकी सरकार है, अब आपको ये सब करना है। हम देखते हैं कि महंगाई आप किस तरीके से कम करते हैं, पेट्रोल के दाम किस तरीके से कम करते हैं, बिजली किस तरीके से पहुंचाते हैं। आप तो शायद नहीं देख सकती, लेकिन हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता देते हैं हम कैसे दिखा रहे हैं। बीच में आप खड़ी हैं फ्रेम में और आपके बाईं तरफ जो है वो हम शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी की मुलाकात दिखा रहे हैं और एक क्षण दिखा रहे हैं जब वो भावुक हुए थे नरेंद्र मोदी। शंकर सिंह वाघेला ने कुछ भी बोला हो, लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है जब नरेंद्र मोदी विधानसभा में आते हैं तो जिस गर्मजोशी के साथ वो गले लगाते हैं, फिर नरेंद्र मोदी उनके कान में कुछ कहते हैं
तो ये जो चीज है उससे मुझे नरेंद्र मोदी की वो बात याद आ रही है जब उन्होंने कहा था कि देखिए हमारी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है लेकिन मेरे व्यक्तिगत संबंध अलग है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल निशांत, ये बात साफ हो गई है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की बात अगर हम करते हैं तो कांग्रेस के नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में बलवंत सिंह राजपूत का नाम लेकर कहा था कि जब भी बलवंत सिंह राजपूत मुझे मिलने के लिए आते थे वो हमेशा मुझे कहते थे कि मैं पीएम ऑफिस में चाय पीना चाहता हूं। तो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी ने आज वो चीज़ याद की कि बलवंत सिंह आप ज़रूर आइएगा, मैं आपको चाय पिलाऊंगा। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के जो लोगों ने भी अपनी स्पीच में कहा, बार बार कांग्रेसी नेता यही कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के साथ राजनीतिक संबंध एक और है और पर्सनल रिलेशन एक और है। चाहे वो शंकर सिंह वाघेला की बेटी की शादी की बात हो, नरेंद्र मोदी खुद वहां पे गए थे, 2 घंटे टाइम वहां पे निकाला था। तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के अपने खुद के पर्सनल रिलेशन जो नेता है उन लोगों के साथ रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो। तो वो चीज आज साफ लोगों ने सामने देखी। चाहे कांग्रेस के भी नेता हो वो नरेंद्र मोदी की तारीफ जरूर कर रहे थे। और सबसे अहम अगर हम कहें निशान, तो बार बार एक ही चीज सामने आ रही थी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सबसे पहले आए और शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी एक दूसरे को गले मिले, वही चीज दिखा रही थी कि कहीं ना कहीं आरएसएस से दोनों जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं ये दोनों जो शुरुआत में अपने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया था। साथ ही नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा शंकर सिंह वाघेला को कि शंकर सिंह जी अब आप लोगों को कह पाएंगे कि प्रधानमंत्री मेरे साथ मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ के घूमते थे। तो साफ तौर पर मोदी कहीं ना कहीं वो जो पर्सनल रिलेशन है उसे जरूर मेंटेन करते हैं। निशांत जी, अब एक और वहां पर क्षण था जो कि वाकई में अपने आप में किसी को भी भावुक कर सकता था। वो तब था कि जब हमने देखा स्पीकर वजुभाई वाला किस तरीके से वो नरेंद्र मोदी की न सिर्फ तारीफ कर रहे थे लेकिन बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे थे कि अब वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये देखते हुए कि वजुभाई वाला वही शख्स है जिन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी थी। गोपी, आप मुझे सुन पा रही हैं? निशांत, जरा आप आपका प्रश्न दोहराएंगे? मैं कह रहा हूं वजुभाई वाला का अगर जिक्र किया जाए तो काफी गर्वान्वित महसूस कर रहे थे वो, खासकर ये देखते हुए कि वजुभाई वाला ने ही अपनी सीट छोड़ी थी नरेंद्र मोदी के लिए और वहीं से उन्होंने डेब्यू किया था। जी बिल्कुल, मैं आपको कह सकती हूँ कि वजुभाई वाला सबसे ज़्यादा इसलिए ज़्यादा गर्वान्वित महसूस कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जब आरएसएस में थे और वजुभाई वाला भी आरएसएस में थे, सबसे ज़्यादा वक्त उन दोनों ने साथ में बिताया होगा। शायद जब नरेंद्र मोदी एक संघ प्रचारक के तौर पर थे, एक छोटे से छोटे संघ के कार्यकर थे, तब से वजुभाई वाला और नरेंद्र मोदी ने साथ में काम किया है। आरएसएस के लिए चाहे वो काम करना हो चाहे बीजेपी के लिए काम करना हो, दोनों ने साथ में काम किया है। साथ ही सबसे पहले 2001 में जब नरेंद्र मोदी खुद के लिए राजनीतिक जमीन तराश रहे थे, तब वजुभाई वाला ने अपनी राजकोट 2 की जो सीट थी उसे खाली कर दिया था नरेंद्र मोदी के लिए। और उसके बाद 2002 में जब चुनाव हुए तब नरेंद्र मोदी ने मणिनगर को अपना चुनाव क्षेत्र चुना था। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं काफी बड़ा अनुभव रहा है दोनों का साथ में काम करने का, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो लेकिन दोस्ताना संबंध हम ज्यादा कह सकते हैं। और यही वजह है कि अब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो दोनों ही काफी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। वजुभाई वाला यहाँ तक कि जो सदन के ज्यादातर जो लोग थे, चाहे वो नितिन पटेल हो, भूपेंद्र चुडासमा हो, आनंदीबेन पटेल हो, आनंदीबेन पटेल की एक चीज बहुत टच करने वाली ये थी कि एक आंख में आंसू है, एक आंख में खुशी भी है कि नरेंद्र मोदी हमें छोड़ के तो जा रहे हैं लेकिन इतनी खुशी है कि वो देश के लिए आगे जा रहे हैं। अब आपने जिक्र छेड़ दिया तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस खबर में अभी क्या अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि कल मणिनगर के मंच पर अमित शाह के साथ आनंदीबेन पटेल बैठी हुई थी, 4 बजे बैठक होने वाली है, यहां पर ये वाला अध्याय समाप्त हो चुका है, क्या खबरें आ रही हैं? जी बिल्कुल, गुजरात में अब नए जो नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी है उसके लेके जो नामों की बातें आ रही है उसमें सबसे आगे आनंदीबेन पटेल का नाम आ रहा है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि वो पिछले कई साल से करीब 2000 केशुभाई की सरकार के टाइम से वो सरकार में बनी हुई थी और लगातार वो सरकार की जो कार्य पद्धति है उससे वाकिफ है। हालांकि आनंदीबेन का जो एक माइनस पॉइंट हम कह सकते हैं, जो कार्यकर्ता उनके लिए कहते हैं, वो
वो यही कहते हैं कि कभी उनका चेहरा हंसता हुआ नहीं होता है, कभी उनका जो संगठन के लिए जो काम है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए जो काम करने की बात आती है, वहाँ पे आनंदीबेन का ये एक माइनस पॉइंट है। हालांकि कल जब मणिनगर के मंच पर अमित शाह, आनंदीबेन पटेल और नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, तब जनता, जब नरेंद्र मोदी अमित शाह की तारीफ कर रहे थे, तब जनता की ओर से आवाज उठी, सीएम की ओर से सब चिल्लाने लगे। हालांकि अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि 4 बजे यहाँ पे जो मीटिंग होने वाली है बीजेपी की, उसमें किसका नाम घोषित किया जाता है बतौर नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर। एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा यहाँ पर, ये मेरा सवाल है जानने के लिए कि अगर नरेंद्र मोदी वहां से हट रहे हैं गुजरात से, तो एक वैक्यूम वहां पर हो जाता है, खासकर ये देखते हुए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनकी एक ऐसी जोड़ी है जो अपने आप में बहुत कुछ वहां पर करने में कामयाब रही है। इस वैक्यूम को पूरा कैसे होगा, ये वैक्यूम कैसे खत्म होगा, इसको कैसे पूरा किया जाएगा? जी बिल्कुल निशांत, ये बात हर कोई कह रहा है, जो पिछले कई सालों से राजनीति में जुड़ा हुआ लोग है वो भी इस तरीके की बात कर रहे हैं, और साथ ही जो बीजेपी के कार्यकर है वो भी इस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक अलग ही जादू रहता था, एक अलग मैजिक रहता था। जब भी नरेंद्र मोदी किसी भी भाषण में जाए, वो चाहे शिक्षा अभियान का ही क्यों ना हो, वहाँ पे हजारों की तादाद में जनमेदनी आती थी और लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे। हालांकि अगर हम उनकी जो मैजिक है, वो करिश्मा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को मिसिंग दिखेगा, लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं, हालांकि नरेंद्र मोदी ने भी इस चीज की ये बात अपनी स्पीच में आज कही कि भले ही वो गुजरात से चले जाए, लेकिन गुजरात के लिए उन्होंने इतने साल तक अपना सब कुछ दिया है, तो वैसे में वो गुजरात को ही अपना थोड़ा प्राधान्य जरूर देंगे, लेकिन देश को भी वो अपना प्राधान्य देंगे। साथ ही जो विकास की गति है वो लगातार बरकरार रहेगी यहाँ पे गुजरात में, क्योंकि जो उत्तराधिकारी ढूंढा जाएगा वो भी उसी तरीके का होगा। एक और चीज यहां पर एक बड़ी जानने वाली बात थी, नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि मैंने विधानसभा में बोला कम लेकिन सुना सबको बहुत ज्यादा है, और ऐसे में खासकर ये देखते हुए कि कांग्रेस के भी कई सारे विधायक जो थे वो नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ कर रहे थे। जी बिल्कुल, आज नरेंद्र मोदी ने साफ बोला, ये हम लोग भी हमेशा बोलते रहते थे कि नरेंद्र मोदी विधानसभा में बेहद कम बोलते हैं, चाहे कैसा भी सवाल खड़ा क्यों ना किया जाए, लेकिन वो अपने सवाल के जवाब भी नहीं देते थे। हालांकि वो लिखित में पूरे जवाब दे देते थे। उसी को लेकर आज नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया कि मैं विधानसभा में 1 या 2 बार ही बोला हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब भी विपक्ष कुछ भी बोलता था, मैं उन्हें बड़े गौर से सुनता था, और वो जो सलाह या वो जो सूचन हमें देते थे उसको हम इम्प्लीमेंटेशन करते थे और उस हिसाब से विकास करते थे। हालांकि कहीं ना कहीं हम उन्हें क्रेडिट नहीं देते थे, क्योंकि सरकार हमारी, लेकिन हम विपक्ष को सुनने का काम करते थे, और सुनने का काम बेहद बहुत कम लोग करते थे, और वो काम हमने किया है, और उसी की वजह से जो विकास था वो विकास हम कर पाए हैं।